केचुए में मैथुन कॉपुलेशन इन एयरफॉल। केचुए में मैथुन किस प्रकार से होता है? देखिए, केचुआ हम लोग जानते हैं केचुआ कैसा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है, अर्थात एक ही बॉडी में नर और मादा जनांग पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पारस्परिक परनिषेचन पाया जाता है। द्विलिंगी होने पर भी इसमें पारस्परिक क्या होता है? पारस्परिक समझ रहे हो? एक तो परनिषेचन होता है, पारस्परिक परनिषेचन का मतलब होता है कहीं से भी कोई नर या मादा जो है नर जनांगों से संपर्क करेगा, ठीक है। लेकिन पारस्परिक का मतलब ये हो जाएगा कि एक केचुए का नर एक केचुए से शुक्राणु जो लेगा वो उसी केचुए को शुक्राणु देगा, समझ गए? पारस्परिक का मतलब देखिए ये दो केचुआ है, ये दो केचुआ है, ए केचुआ है और बी केचुआ है, ठीक है। तो पारस्परिक परनिषेचन का मतलब क्या है? ये शुक्राणु इसको देगा है और ये शुक्राणु इसको देगा, समझ गए? तो ये क्या हो गया? पारस्परिक परनिषेचन। अब परनिषेचन अगर खाली कहा जाए तो मान लिया ए केचुआ है, ये किसी से भी जो है शुक्राणु ले सकता है, अब वो केचुआ किसी से भी शुक्राणु वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? एक प्रकार से ये इसको शुक्राणु देगा और ये इसको शुक्राणु देगा, तो क्या हो जाएगा? ये पारस्परिक परनिषेचन कहलाएगा। इसके लिए देखिए दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं कि इसमें कारण क्या है कि इसमें पारस्परिक जो है परनिषेचन ही पाया जाता है। देखिए, शुक्राणुओं का अंडाणुओं से पहले ही परिपक्व होना, शुक्राणुओं का अंडाणुओं से पहले ही परिपक्व होना, अर्थात इसको हम पुंपूर्वता बोलते हैं या प्रोटेंड्री बोलते हैं, जो भी बताए थे पिछले वीडियो में बताए थे। पुंपूर्वता क्या होता है? ठीक है, प्रोटेंड्री मतलब नर जनांगों का या शुक्राणुओं का पहले ही परिपक्व हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण क्या है परनिषेचन का इसमें? कि नर तथा मादा जनांगों का शरीर में दूर दूर व अलग अलग खंडों में स्थित होना। देखिए, नर जनांग जो है वो कौन से खंड में होता है? 18वें खंड में होता है। मादा जनांग कौन से खंड में होता है? 14वें खंड में होता है। तो ये एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, है एक ही बॉडी में, और लेकिन ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, इसीलिए इसमें जो है इस परिस्थिति के कारण ही इसमें परनिषेचन ही पाया जाता है, अर्थात दूसरे केचुए की आवश्यकता पड़ती है। केचुए में मैथुन क्रिया वर्षा के दिनों में होती है। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही दो केचुआ अपने बिलों से बाहर निकलकर एक दूसरे से अधर तल में विपरीत दिशा में इस प्रकार से चिपकते हैं कि एक का मुख द्वार दूसरे की गुदा की ओर होता है। जैसे ये दो बिल हो गए पास में, ठीक है, केचुए के ये दो बिल हो गए पास में, हैं? एक केचुआ इधर को निकला, हैं? ये केचुआ इधर को निकला और ये केचुआ इधर को निकला, ठीक है। ये केचुआ इधर को निकला, ठीक है। इसका मुख ये है, ठीक है, तो इसका मुख किधर होगा? ये होगा, समझ गए? विपरीत दिशा में। लेकिन ये दोनों किधर से चिपके? अधर तल से। कैसे? अधर तल से ये आपस में जो है स्पर्श में आए हैं। जब अधर में ये स्पर्श में आएंगे तो देखिए इसका 14वां खंड ये है, इसका 14वां खंड ये है। 14वें खंड में क्या है? मादा जनन छिद्र। लेकिन अभी मादा जनन छिद्र की बात नहीं है, 18वें खंड में। ये मान लिया 18वां खंड है, ठीक है, ये 18वां खंड है। 18वें खंड में क्या है? नर जनन छिद्र। नर जनन छिद्र है ना, दो है, नर जनन छिद्र हो गया। तो इसका ये 18वां, तो इसका भी ये कहीं पे 18वां होगा, है? ये इसका भी ये नर जनन छिद्र हो गया। नर जनन छिद्र दो है ना, दो होते हैं नर जनन छिद्र, तो दो नर जनन छिद्र हो गए। तो इस कंडीशन में आ गए। अब देखिए ये जो है इसके सामने है, ये लगभग 5वें
छठे, सातवें, सातवें, आठवें, नवें, हम लोग है 6, 7, 8, 9 ये खंड हो गए भाई। पांचवा छठे का ये पट हो गया, छठे सातवें का ये पट हो गया, सातवें आठवें का ये पट, आठवें नवें का ये पट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं बताओ, शुक्रधानी के ये छिद्र होते हैं, शुक्रधानी के ये छिद्र होते हैं। ऐसे ही इसके यहाँ तो इसके भी यहीं पर कहीं होंगे, हैं यहीं पर इसके भी यहाँ पर शुक्रधानी के छिद्र होंगे। पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और आठवें नवें पट पे ये छिद्र होंगे। तो इसका देखिए नरजनन छिद्र किसके सामने है, इनके सामने है। इसका नरजनन छिद्र किसके सामने है, इसके सामने है। ये क्या है, शुक्रधानी है। ये क्या है, शुक्रधानी। तो इसकी ये शुक्रधानी हो जाएगी, शुक्रधानी। ये तो देखिए ये नरजनन छिद्र जो है, अब बड़े रूप में देख लीजिए नरजनन छिद्र हो गया, ठीक है। ये नरजनन छिद्र किसके सामने आ रहा है, शुक्रधानी के सामने आ रहा है। तो नरजनन छिद्र से क्या निकलेगा, शुक्राणु निकलेंगे। शुक्राणु किस में जाएंगे, शुक्रधानी में जाएंगे। शुक्रधानी क्या होता है अभी, जो मटकी जैसी संरचना है। ये कैसी है, मटकी जैसी संरचना है। इसमें जो है ये नरजनन छिद्र भाई 2 हो जाएंगे ना यहाँ पे, क्यों। तो नरजनन छिद्र के सामने आ गए, शुक्राणु जो है छोड़ दिए जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, अंधवर्ध में आ जाएंगे। शुक्राणु कहाँ आ जाएंगे, अंधवर्ध में आएंगे, एम्पुला में नहीं आएंगे, अंधवर्ध में आएंगे, ठीक है। जब ये मटकी भर जाएगी, जब ये मटकी भर जाएगी, मटकी मीन्स भाई स्पर्मैथुकी या शुक्रधानी भर जाएगी, ठीक है। ये इसमें भर रहे हैं और ये इसमें भर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये इधर खिसक जाएगा, थोड़ा सा ये इधर खिसकेगा और ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा, है। तो इसका नरजनन छिद्र अगली शुक्रधानी के सामने आ जाएगा, अगले जोड़े से शुक्रधानी इसमें आ जाएगा, और इसका नरजनन छिद्र है इसकी अगली शुक्रधानी के सामने आ जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ा सा खिसक खिसक करके 8 शुक्रधानियां, 4 जोड़ी शुक्रधानियां है ना, तो 4 बार में 8 शुक्रधानियों को ये भर देते हैं, ठीक है। अगर फिर भी होता फिर दोबारा भी जो है इसमें शुक्राणु को जो है पहुंचा सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये मैथुन करते हैं, खिसक खिसक करके जो है ये एक दूसरे के शुक्राणु ले लेते हैं, स्पर्मैथुकी में या शुक्रग्राहिकाओं में ले लेते हैं। तो एक का मुख द्वार दूसरे की गुदा द्वार की ओर होता है, एक के नरजनन छिद्र दूसरे के शुक्रग्राहिकाओं छिद्र के सामने रहते हैं या इसके ऊपर रहते हैं। प्रत्येक नरजनन छिद्र के चारों ओर की त्वचा उभरकर शंकु के आकार की पैपिला बन जाती है। पैपिला समझ रहे हो नहीं, होंठ जैसी संरचना, जैसे ये छिद्र हो गया, ठीक है, और इससे कुछ जो है यह त्वचा आगे खिसक जाती है तो इसमें प्रवेश कर जाए, इस तरीके से समझ गए। इस तरीके से त्वचा आगे बढ़ करके इसमें प्रवेश कर जाती थोड़ी सी, जिससे शुक्राणु बाहर ना निकले। ये पाइप के अंदर पाइप डाल देते हैं ना, तो इससे शुक्राणु बाहर ना निकले। तो ये क्या, ये पैपिला कहलाती है। क्या है ये, पैपिला, ठीक है। ये शुक्राणु जो है लीकेज ना हो, बाहर ना जाए, जो सामने के स्पर्मैथुकी छिद्र में इस प्रकार से फिट हो जाते हैं कि शुक्राणु या शुक्र रस कह सकते हैं सीधे। शुक्राणु खाली शुक्राणु तो होता नहीं है, उसके साथ में श्लेष्म पदार्थ या म्यूकस भी होता है, ठीक है। वो जो है उसी के अंदर जा सके नरजनांगों से। अब देखिए, अब नरजनांगों से प्रोस्टेट स्राव, वही जो प्रोस्टेट ग्रंथ बताए थे 16 से लेकर के 21वें खंड तक होता है नरजनांगों में प्रोस्टेट ग्रंथ। तो प्रोस्टेट ग्रंथ का विस्तार कहाँ से होता है, 16 खंड से लेकर के 21वें खंड तक होता है। उससे एक स्राव निकलता है, उससे भी एक स्राव निकलता है, ठीक है। और शुक्राणु जो है, शुक्राणु भी जो है शुक्रवाहिनियाँ से आते हैं। तो ये दोनों मिल करके पैपिली के माध्यम से कहाँ भर जाते हैं, ये शुक्रग्राहिकाओं के छिद्र में होते हुए शुक्रग्राहिका में चले जाते हैं। शुक्रग्राहिकाओं को भरने के बाद पूर्व प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं, जिससे दोबारा जो है शुक्रधानी पूर्ण रूप से या शुक्राणु पूर्ण रूप से पहुंच जाए। इस प्रकार दोनों केचुए को की जो है सभी शुक्रग्राहिकाएं शुक्राणुओं से भर जाती हैं। इस संपूर्ण क्रिया में लगभग 1 घंटा का समय लगता है, ठीक है। एक दूसरे को शुक्राणु देने में कितना समय लगता है, 1 घंटा समय लगता है। जिसके बाद केचुए एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं
और सहायक ग्रंथियों से निकलने वाला लसदार स्राव मैथुन में सहायता करता है। ठीक है, सहायक ग्रंथियों से निकलने वाला जो लसदार स्राव होता है वो मैथुन में सहायक होता है, इसको चिपकन में सहायता करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है केचुए में मैथुन कंप्लीट हुआ। ये केचुए में मैथुन इस प्रकार से होता है, कॉपुलेशन इस प्रकार से होता है। कंफर्म हो गई बात। उसके बाद में आगे जब मैथुन कंप्लीट हो जाता है, केचुए अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अंडाणु का परिपक्वन हुआ नहीं है, ठीक है, शुक्राणु का परिपक्वन हो गया, इसीलिए शुक्राणु निकल करके एक दूसरे के स्पर्मेथकी में भर गए हैं। अब अंडाणुओं का परिपक्वन होगा तब जा करके इसमें निषेचन होगा। अभी खाली एक दूसरे से शुक्राणु ले लिए हैं। और जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? कोकून में होता है। कोकून जिसको हम कोया भी बोलते हैं। अब आगे अध्ययन करना कोकून का निर्माण, किस प्रकार से इसमें कोकून का निर्माण होता है। कोकून के निर्माण के लिए जो बताया जा चुका क्लाइटेलम वाला जो भाग होता है 14-15 खंड, 14-15-16 खंड, यही जो है कोकून का निर्माण करते हैं। तो अब आगे अध्ययन करेंगे कोकून का निर्माण किस प्रकार से होता है।